नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खबर तो है। खबर तो है खास कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं जनता के सरोकार की। हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो मुद्दे सीधा जनता से जुड़े हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से चमोली जिले के यहाँ पर जोशीमठ इलाके में लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, भूधसाओं की स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सरकार और प्रशासन लगातार जनता की सहायता करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब जनता है, जो आवाम है, वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो यहाँ पर उनकी पहले से थी। लेकिन सवाल कई हैं, जिन लोगों का यहाँ पर पूरा जीवन बीत गया, जिन लोगों ने अपने सपने देखे, उन्हीं लोगों के सामने उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चमोली से सुरेंद्र मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ दर्द होता है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी मांगे सरकार से क्या हैं, सरकार और प्रशासन जो कदम उठा रहा है उस कदम को लेकर वो जनता कितनी संतुष्ट है। सुरेंद्र, आपने जनता से बात की, क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी बिलाल, जैसे कि अभी जनपद चमोली में जोशीमठ का पूरा क्षेत्र के 9 वार्ड जो हैं, वहाँ के जो मकान हैं, वहाँ की जो भूमि है, लगातार दरारें और जो पानी का रिसाव था, वहाँ पे जब लोगों की लगातार आंदोलन हुए, 1 साल तक आंदोलन लोगों ने किया। उसके बाद शासन जागा, प्रशासन जागा। आज शासन वहाँ पे कुछ मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। लोगों के जो आपदा प्रभावित हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से ठीक जो चमोली का केंद्र बिंदु कहेंगे हम, कर्णप्रयाग शहर, वहाँ की जो 3 जो वार्ड हैं, उन 3 जगह पर बहुगुणा नगर, गांधीनगर और अपर बाजार, वहाँ पे भी लोग कई वर्षों से उनके मकानों में दरारें आ रही थी, उनकी भूमि में दरारें आ रही थी, और लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से देखी ऐसे हम कहेंगे की जा रही थी। लेकिन जोशीमठ आपदा के बाद जब लोग कर्णप्रयाग के लोग भी सड़कों पर उतर आए अपनी भवनों के लिए, अपने विस्थापन की मांग के लिए, तो शासन प्रशासन कर्णप्रयाग के जो बहुगुणा नगर हैं या अपर बाजार के जो प्रभावित लोग हैं, गांधीनगर के प्रभावित लोग हैं, उनके बीच शासन प्रशासन इस समय मौजूद है, और जोशीमठ की तर्ज पर ही उनको भी विस्थापन या मुआवजे की बात सरकार कर रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक जो नई चीज हमारे सामने आई है, नई चीज नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। हो सकता है कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग से पुरानी बात है। ये जनपद चमोली का पिंडर घाटी है। एक विधानसभा थराली में आता है नारायणगढ़ विकासखंड। इस विकासखंड में एक राष्ट्रीय राजमार्ग और बाजार से विकासखंड मुख्यालय से लगा हुआ गांव है केवड़ तल्ला। इस केवड़ तल्ला में जो गांव है, आज उस गांव में कम से कम 50 और 60 के बीच जो परिवार हैं, उनके भवनों में लगातार दरारें पिछले कई सालों से है। भूधसाव उनके आंगन, उनके खेत खलिहान, और लगभग जो एक बुजुर्ग हमको गांव मिले, हम ग्राउंड जीरो पे गए थे, एक बुजुर्ग गांव मिले तो उनका कहना था कि 1972 में भी हमने इस अपने गांव के विस्थापन की मांग शासन से की थी। तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनका एक आदेश, जो निर्देश है, वो पत्र उन्होंने हमको दिखाया। उसमें साफ निर्देश था कि इस गांव को कहीं विस्थापन किया जाए। लेकिन उस बुजुर्ग का कहना ये था कि उसमें के तत्कालीन जो रेंजर या डेफो थे, उन्होंने भूमि की जो एनओसी है वो नहीं दी, इस कारण से हमारा विस्थापन नहीं हो पाया। ये बिलाल, असल में बात यह है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग इस गांव के नीचे से मुख्य बाजार नारायणगढ़ जो विकासखंड मुख्यालय से गुजरता है, कर्णप्रयाग, ग्वालधाम, अल्मोड़ा, धारचूला वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरता है। तो यहाँ पे जो है दोनों बाजार, जो नारायणगढ़ दोनों बाजारों के बीच में है, कम से कम 100-150 मीटर का जो भूस्खलन क्षेत्र है सड़क का, वो लगातार यहाँ पे भूस्खलन होता रहता है। हर साल ही होता है, हर बार होता है। इससे जो कम से कम 40-50 मीटर की दूरी पर ऊपर गाँव बसा हुआ है, तो वो गाँव भी इसके प्रभाव में धीरे धीरे उस गांव के मकानों पे बेतहाशा दरारें पड़ रखी है। और 2013 में जब महाजल प्रलय आई थी, उस समय तो ज्यादा ही, मतलब पूरा एक नारायणगढ़ का बहुत बड़ा जो पुराना बाजार था, वहाँ पर रिहायशी जो परिसर थे, वो सारा बह गया था। उसका दंश आज भी नारायणगढ़ के व्यापारी, यहाँ के स्थानीय लोग बिल्कुल सहते हैं, दुख सहते हैं। बिल्कुल। इस गाँव की जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सुरेंद्र। अब इस केवड़ तल्ला गांव की त्रासदी, इसकी विडंबना ये है कि इन लोगों ने कई बार शासन प्रशासन से, चाहे 1972 का दौर हो, 70 का दशक का दौर हो, चाहे 2013 की बात की आपदा हो, लगातार शासन प्रशासन से ये लोग पत्राचार करते रहे।
और आज भी करते रहते हैं कि इनको विस्थापित किया जाए। इनकी जो मकानों में दरारें पड़ गई हैं, हम भी ग्राउंड जीरो पे थे तो हमने भी देखा कि वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन और शासन इनकी वो ध्यान नहीं देता है। और इनका ये कहना है कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा कभी अगर आया भी मुआवने करने तो वो यह कहकर चला गया कि अभी कुछ नहीं हुआ है, मात्र हल्की फुल्की दरारें हैं। तो लोगों का ये कहना था कि शायद प्रशासन ये चाहता होगा कि जब ये मकान जमी दोज हो जाए, यहाँ जान माल का भारी नुकसान हो जाए, तब ये मानेंगे कि ये गांव खतरे में है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में लोगों के सामने परेशानी आ रही है और तकरीबन 1 साल हो गया है लोगों के घरों में जो दरारें आ रही हैं, तो इन दरारों को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया गया है? प्रशासन की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं, लोगों का यही कहना था कि उन्होंने जब भी शासन प्रशासन को पत्राचार किया तो शासन का एक कोई नुमाइंदा आ जाता है, यानी पटवारी या चपरासी कोई ऐसे लोग जनप्रतिनिधि शासन का प्रतिनिधि चला जाता है गांव में, तो वो लोगों को यही कहता है कि नहीं अभी ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, हल्की फुल्की दरार है। लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पे थे तो ये हल्की फुल्की दरारें फिलहाल बिल्कुल हमको नहीं लगती है कि ये आने वाला जो मतलब बरसात का मौसम है, क्योंकि सड़क जो नीचे से सड़क दोनों बाजारों के बीच सड़क जाती है, वहां पे आप देखेंगे कि लगातार बीआरओ उन गड्ढों को भरता रहता है, उन दीवारों को बनाते रहता है, लेकिन वो दीवारें नीचे पिंडा नदी में समाती रहती हैं। हर महीने, हर दूसरे महीने में वहां पर सड़क हमेशा धंसती रहती है। इसके कारण से जो ऊपर जो केवर गांव है, वो केवर गांव लगातार जो भू कटाव है, इस कटाव की जद में है और लोगों की मकानें देर सवेर भले 1 महीना 2 महीना लगेगा या भूकंप का कोई झटका आएगा तो फिर वो नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कोई लोग बचेंगे, कोई मकान बचेगी, कोई आवास बचेगा, कोई जीव जंतु बचेंगे। तो ये स्थिति है वहां पे। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला भविष्य में देखने वाली बात होगी कि अगर ये लोग शासन प्रशासन से मांग विस्थापन की कर रहे हैं, अपने मकानों की मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो देखना होगा कि शासन प्रशासन कब इनका संज्ञान लेता है और कब इनको विस्थापन या मुआवजे की बात करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में जब महाजल प्रलय आई थी तो उस समय पे नारायणगढ़ के दोनों बाजारों की जो पिंडर नदी का तट है, उन तटों के बीच सिंचाई विभाग और वर्ल्ड बैंक की तरफ से सुरक्षा तट बनाए गए थे। लेकिन वो मेन जगह पे जहाँ पे भूस्खलन आज से नहीं, हम जब पैदा नहीं हुए हम उससे पहले का भूस्खलन क्षेत्र जोन वो है, वो आज का 10 का 10 है। लेकिन सिंचाई विभाग ने वो सुरक्षा तट वहां पे बनाने में छोड़ दिया और बाकी और जगह सुरक्षा तट बने हैं जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जहाँ पे गुंजाइश है वो आज छोड़ दिया गया है। हालांकि जो बीआरओ के जो कमांडेंट हैं उनका ये कमांडेंट है, उनका ये कहना है कि हमने 1 करोड़ से ऊपर की जो है एस्टिमेट इस स्पॉट का बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। हर जैसे ही वो धनराशि स्वीकृत हो जाएगी, यहाँ पे जो ये भूस्खलन क्षेत्र है उसका ट्रीटमेंट करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो कार्य जब होगा तब होगा, लेकिन जो गाँव की ग्रामीणों की स्थिति है, जो ग्रामीणों के मकान और चौक आंगन की जो स्थितियां हैं, जो दरारें हैं, लगातार भू धसाव की ओर है, मकानें झुक रही हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन लोग मजबूर भी हैं कि कहें तो कहें किससे। जब 60 और 70 के दशक से इस गांव की स्थिति ऐसी है तो आज लोग मजबूर हो गए हैं कि वो किसी जनप्रतिनिधि को कहें या शासन को कहें, प्रशासन को कहें। तो लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक जो अविश्वास का तो एक वातावरण पैदा हो गया है कि वो किससे कहें तो कहें। इसका वो मैं किसी कहने के लिए भी नहीं हूँ। उनका कहना है कि हम अपनी पैतृक आवास में है, अपने पैतृक घर में है, हम मरेंगे तो अगर मरना ही अगर हमारा किस्मत होगा तो हम यही मरेंगे। तो लोगों का ये कहना था। तो लोग कहीं ना कहीं मायूस हैं, टूट चुके हैं कि आप कहें किसी से कहने के वो काबिल भी नहीं है और किसी को मददगार समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें इलाके की तो सुरेंद्र, ये कितना बड़ा इलाका है जिस इलाके में इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? और अगर नुकसान की बात करें, ये क्या कुछ आकलन लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान जो है, जो क्षति है, जो धन की क्षति यहाँ पर लोगों को हो रही है, वो कितनी बड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये एक ब्लॉक मुख्यालय का गांव है और ये एक केवर तल्ला नाम से जाना जाता है, एक केवर मल्ला गांव मल्ला से जाना जाता है। 2 गांव हैं और केवर तल्ला के जो है उसके विभिन्न तोक भी हैं। कम से कम यहाँ पे 300-400 परिवार दोनों गांवों में रहते हैं। और यही नहीं, आने वाले भविष्य में अगर इसी ढंग से भू कटाव होता रहा
तो इसके जो ऊपरी ऊपरी गांव है, चाहे भगवती है, रत्नी है, केवर मल्ला है, तो यहाँ पर यहाँ पे भी ये गांव में प्रभाव में आएंगे और जो भोजकलन है उसकी जद में ये गांव भी आएंगे। अगर क्योंकि इस गांव के दोनों तरफ एक निचले हिस्से में पिंडर नदी बहती है, उसका कटाव भी होता है। गांव के एक साइड से एक केवर नाम का गजरा बहता है, नाला बहता है, बरसात में बड़ा रूप लेकर के बाढ़ लेकर के आती है, तो वो भी कटाव कर रहा है। और ऑलरेडी जो गांव बसा है ये बिल्कुल दलदल जमीन के ऊपर बसा हुआ है। तो दलदल जमीन, ऊपर से दलदल जमीन, नीचे से नदी और नाले का जो लगातार कटाव हो रहा है, उस कटाव से गांव धीरे धीरे खिसकता आ रहा है। ये देखने वाली बात, मतलब प्रमाणम की प्रत्यक्षम के प्रमाणम, जब राष्ट्रीय राजमार्ग इस ढंग से भूधसा हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन सुरेंद्र, अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, स्थानीय विधायक और सांसदों की बात कर लेते हैं, तो उनका कितना सहयोग यहाँ पर, समर्थन जो है वो जनता को मिल रहा है? बिल्कुल, इसको हम ना के समान मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो उत्तराखंड बनने के बाद राली विधानसभा से 4 विधायक बन चुके हैं और चारों विधायक नारायणगढ़ प्रखंड मूल के हैं। चारों विधायक इसी नारायणगढ़ से रहे हैं, यही के मूल के हैं। और 4 बार विधायक बनने के बावजूद भी इस गांव की अनदेखी, मतलब सड़क का जो ये गांव है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसा हुआ गांव है, इस गांव की दुर्दशा, इस गांव की अनदेखी अगर ये हो रही है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, दूरस्थ गांव हैं, उन गांवों में किस प्रकार की स्थितियां होंगी। वहां के लोगों का रहन सहन, वहां का लोगों का रोजगार, वहां के लोगों की समस्याएं किस ढंग से हल हो रही होंगी, ये हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रकृति की तरफ से इस तरह की मार यहाँ पर पड़ती है, तो सुरेंद्र क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो लोग जो है पलायन करने को मजबूर है, दूसरी तरफ इस तरह की अगर कोई घटना वहाँ पर घट रही है तो कितनी बड़ी क्षति जो है वो इलाके को हो सकती है? कितना बड़ा इलाका जो है विस्थापन को मजबूर हो सकता है, पलायन को मजबूर हो सकता है? जी, पलायन अपनी जगह है, क्योंकि पहाड़ में रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए पलायन स्वाभाविक है कि शहरों की ओर जो यहाँ का युवा है, बेरोजगार है, वो स्वाभाविक रूप से मैदानी क्षेत्रों की ओर रोजगार के लिए पलायन करेगा अस्थायी रूप से। लेकिन अस्थायी पलायन ये है कि जो लोग पैसा कमा कर जाते हैं, सरकारी नौकरी के बाद पेंशन आते हैं, वो अस्थायी रूप से पलायन कर जाते हैं, वो दुखद पहलू है। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि रोजगार के लिए लोग मैदानी क्षेत्रों का रुख करते हैं, ये स्वाभाविक है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो अवधारणाएं थी कि उत्तराखंड की जो राजधानी पहाड़ में बनेगी और यहाँ तमाम संसाधन जुटाए जाएंगे, वो संसाधन आज भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। आज भी लोग मैदानी क्षेत्रों की कल कारखानों तक, होटलों में तक रोजगार के लिए निर्भर हैं। जो पहले का दौर था वही आज भी है। हाँ, हालांकि आपका ये कहना है कि जिस ढंग से जो विस्थापन और पर्वतीय क्षेत्रों में जो ये भूगर्भीय हलचल हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार को भी देखना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित विकास के ढांचे को वो तैयार ना करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई विकास कार्य होते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनियोजित तरीके से जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें कट रही हैं, चाहे डैम, पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चाहे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनने हैं, कमाओ के साधन जो हैं, उन जो अनियोजित तरीके से जो निर्माण कार्य हैं, उनको निर्माण कार्य पहाड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायी है, नुकसान पहुंचा भी रहे हैं। और वो दिख भी रहा है कि जहाँ पे ये बड़े बड़े जो अनियोजित तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े ऑल वेदर रोड, चाहे 4 धाम परियोजना है, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, हम ये कहेंगे विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास सुनियोजित तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों में कटाव हो, पहाड़ों से के साथ छेड़खानी हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो अंततः सरकार को ही सारे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। सरकार को ही अगर कहीं पे कोई गांव धंसता है, कुछ होता है, विस्थापन आदि की जो मुआवजे की प्रक्रिया है, वो सरकार की परेशानी का ही सबब बनता है। तो क्यों ना पहले ही सुनियोजित तरीके से विकास कार्य किए जाएं, ताकि न सरकार को कभी दिक्कतों का सामना करना पड़े और न ही यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। बिल्कुल सुरेंद्र, देखना होगा कि जनता का जो है, जिस तरीके से जनता के सामने परेशानी, उसको लेकर सरकार और प्रशासन कैसे कदम उठाते हैं। राहत पहुंचाने की अगर बात हो तो किस तरीके से यहाँ पर राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे फिर आपसे बातचीत होगी नई अपडेट के साथ में। और लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चमोली जिले में यहाँ पर जोशीमठ इलाके में लगातार लोगों के सामने परेशानी खड़ी है, उनका जीना वहाँ पर मुश्किल होता हुआ जा रहा है, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। लेकिन सरकार और प्रशासन दावा ये
कर रहा है कि हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार लोगों के सामने जो यहाँ पर यह त्रासदी जैसी समस्या खड़ी हो गई है, उसका समाधान क्या होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।